नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बुलेटिन का आगाज करेंगे राजधानी दिल्ली की खबरों के साथ। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हिंदी खबर ने गुजरात चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। आज उपचुनाव चल रहे हैं और उपचुनाव में भी देखिए जिस तरीके से कई जगह पर जो है कड़ी टक्कर बीजेपी को मिल रही है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। सर, अगर बात की जाए तो देखिए उपचुनावों पर भी देखिए लगातार जो है बीजेपी तैयारी कर रही थी, अपने लोगों को लगाया हुआ था। कई जगह पर उपचुनाव है, क्या लग रहा है बीजेपी मात दे पाएगी अन्य पार्टियों को? देखिए, अभी तक जो भी उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को सफलता हासिल हुई है और हमारी अपेक्षा भी है जैसा वातावरण है। तो इससे लगता है कि देखिए उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। कई ऐसे स्थान रहते हैं जहां पर चुनाव होते हैं, बहुत जगह, जैसे खास तौर से साउथ में अभी हम लोगों का उतना विस्तार नहीं हुआ है, तो ऐसी जगह जरूर कठिनाई होती है क्योंकि हमारा वोट शेयर अभी उतना है नहीं है। परंतु बाकी जितने भी जो हमारे अन्य जो क्षेत्र हैं, हम तो पूर्वोत्तर में भी बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं, तो निश्चित तौर से ये है कि जो भी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी निश्चित जीतेगी। दूसरी तरफ देखिए अगर चुनावी माहौल है, वहाँ हिमाचल की बात करें, गुजरात की बात करें, ऐसे में देखिए क्या लग रहा है कि दोनों राज्यों को साध पाएगी बीजेपी या फिर जिस तरीके का माहौल बन रहा है, हर पार्टी जो है जोरदार तरीके से मेहनत पे लगी है, कितनी मुश्किल रहेगी इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी के भरोसे चुनाव लड़ती नहीं, स्वयं अपने दम पर चुनाव लड़ती है। और इसीलिए देखिए हमारा अपना प्रदेश है, हिमाचल है, और जरूर है वहां पर हम सरकार में हैं, इसके पहले भी थे और हम अभी भी रहेंगे। जिस प्रकार का जो माहौल अभी बना है, प्रधानमंत्री जी का भी प्रवास हुआ, हमारे अमित शाह जी का भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं हिमाचल से है, परंतु जैसा पूरा एक माहौल है, थोड़ा जरूर पिछले जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें नुकसान हमको हुआ था, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। पर इसके बाद पार्टी ने फिर नए तरीके से सारी चीजों को एक्सरसाइज करने के बाद जो अभी जैसा फीडबैक आ रहा है, जिस प्रकार की वहाँ की जो परिस्थितियां हैं, तो इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हिमाचल में पक्की होगी। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए आप यहाँ सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को, जिनका कहना है कि इनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है और जो हुआ है बेहद दुखद है। क्या दीपक के साथ आंचल यादव। और वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने हिंदी खबर से खास बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी ही भारी बहुमत से जीतेगी, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, किसी की भी दाल गुजरात में नहीं गलने वाली है। बिल्कुल, देखिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के देखिए वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन जी, उनसे जानते हैं कि आखिर गुजरात में कितनी बड़ी टक्कर है, क्योंकि त्रिकोणीय समीकरण इस बार नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से पैर पसारने की तैयारी में जुट चुकी है। सर, क्या लग रहा है, त्रिकोणीय समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, तारीखों का ऐलान हो चुका है? देखिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, वहाँ के लोग नरेंद्र मोदी जी से प्यार करते हैं। जो डेवलपमेंट का मॉडल हमने वहाँ बनाया है, जिस तरह तरक्की की राहें आगे बढ़ाई हैं, लोग हमारे साथ हैं और इस बार 150 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस पार्टी न्यूनतम सीट पर जाएगी। आम आदमी पार्टी तो खाता भी नहीं खोलेगी। वो हर चुनाव से पहले, आप तो उत्तराखंड का महत्वपूर्ण चैनल है हिंदी खबर, कितना वो लोग वहाँ माहौल बना रहे थे, मुख्यमंत्री का ऐलान कर रहे थे, मिला क्या? ज़ीरो। तो आज हालत ये है कि उत्तराखंड और गोवा में जो हश्र आम आदमी पार्टी का हुआ, वही हश्र उनका गुजरात में होगा। दिल्ली की जनता से ध्यान बांटने के लिए वो गुजरात हिमाचल घूम रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण है, दिल्ली में दिक्कत है, दुश्वारियां हैं, इसलिए वो जानबूझकर गुजरात के चुनाव में पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए गए। तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उनके जाने से।
लेकिन सर अगर वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस देखिए चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं तंज कसते हुए नजर आई ट्विटर के माध्यम से। उसमें देखिए 3 बंदरों की उसमें इमोजी उन्होंने जो ट्वीट की है, साथ में ये भी देखिए कहा है कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष चुनाव कराते। एक तरीके से तंज कसने के उसमें माध्यम से इन्होंने जो ट्वीट किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो ट्वीट किया है वो अपने लिए किया है, वो अपना चरित्र बताया है। कांग्रेस पार्टी को किसी पर यकीन नहीं है, न जनता पे यकीन है, न संवैधानिक संस्था पे यकीन है, न किसी नेता पर यकीन है, क्योंकि जनता को कांग्रेस पर यकीन नहीं है और कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं पर यकीन नहीं। ये ट्वीट का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इस तरह का ट्वीट कर रही है। जब भी कांग्रेस को मौका मिलता है संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करना, जब छत्तीसगढ़ जीत गए तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा, जब जीत गए राजस्थान तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा। हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू। चलिए धन्यवाद। तो देखिए यहाँ आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी को, जिनका कहना है कि मौलाना साहब आप अपना काम कीजिए और राजनीति हम ही लोगों को करने दीजिए। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। और वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने मुसलमानों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से अल्पसंख्यक का दर्जा छीना जाना चाहिए, मुस्लिम अब अल्पसंख्यक नहीं है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। सर बातचीत करने के लिए रामविलास वेदांती जी। सर जिस तरह से महाराज जी आपने अल्पसंख्यक अगर मंत्रालय की बात करें उसको भी आपने खत्म करने की बात कही है, कई मुद्दों पर आप आवाज़ उठाते हैं। मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त किया जाए और देश में समान नागरिक संहिता लागू किया जाए, जैसे गुजरात की सरकार करने जा रही है, वैसे पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। हम समाज के सभी लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे, राष्ट्रीय सद्भावना बनी रहे, राष्ट्रीय एकता बनी रहे, सामाजिक समरसता बनी रहे। इसके लिए मोदी जी ने 2014 में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा लगाया था। इस बार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति का प्रयास हो कि मोदी जी 2024 में 400 के पार जा करके फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, वही यूनिफॉर्म सिविल कोड का कई जगह विरोध भी हो रहा है, ओवैसी भी विरोध कर रहे हैं। ऐसा है कि जब तक विरोध नहीं होगा तब तक समान नागरिक संहिता लागू कैसे होगी। विरोध करना इन मुसलमानों का जो चल रहा है ये निरर्थक है, क्योंकि उनके विरोध करने से कुछ होने वाला नहीं है। समान नागरिक संहिता लागू होगी, केवल गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में भी लागू होगी, मध्य प्रदेश में भी लागू होगी, दिल्ली में भी लागू होगी, उत्तर प्रदेश में भी लागू होगी। और मैं चाहता हूं कि देश में कानून बने, भारत सरकार कानून बनाए, पार्लियामेंट में कानून बने कि सारे देश में समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। धन्यवाद। तो देखिए आप सुन रहे थे यहाँ रामविलास वेदांती जी को, जिनका कहना है कि देखिए 2024 में कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। और वहीं हिंदी खबर से बात करते हुए दिल्ली कैबिनेट के नए मंत्री पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद ने कहा कि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे मंत्री पद के लिए चुना। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। बात कर लेना चाहेंगे दिल्ली कैबिनेट के नए मंत्री और पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद, जिसे राजकुमार जी किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली कैबिनेट के आप मंत्री बन चुके हैं, आगे क्या कुछ आपके आगे चुनौतियां होंगी? आज मेरा पहला दिन है, पहले ही कुछ मिनट है ये, आगे निश्चित चुनौतियां होंगी। और हमारी जो सरकार है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनका जीवन और मेरा भी जीवन चुनौतियां सामना करने के लिए ही है, और हम चुनौतियों को फेस करेंगे और निश्चित जीतेंगे। जी, उम्मीद थी आपको कि दिल्ली कैबिनेट में आपको जगह मिलेगी और किस तरीके से आप अपने मंत्रालय को आगे संभालेंगे? देखिए, मैं ताले की फैक्ट्री में बाल मजदूर का काम करता था, मुझे कुछ भी उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी किसी घर में रहने लायक हो जाऊंगा, कभी बाइक खरीदूंगा, कुछ भी उम्मीद नहीं थी। और आज धीरे धीरे सब कुछ होता जा रहा है। कभी मतलब इस सब पे ताले की फैक्ट्री में मजदूर का काम करने से लेके विधायक के बाद अब मंत्री बनने तक के सफर के लिए क्या कहेंगे आप? भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने सपने बुने दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, कि एक दिन ये लोग पढ़ लिख कर
एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ देश और समाज के लिए कुछ करेंगे। और हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे राजनीतिक गुरु, उन्होंने मुझे आज मौका दिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनके भरोसे को, इस मौके को, जो मतलब इस भरोसे को पूरी तरह से खराब करूँ। जी राजकुमार जी, वैसे तो दिल्ली कैबिनेट में जितने मंत्री हैं सभी अपने काम को बखूबी कर रहे हैं और दिल्ली का विकास कर रहे हैं। आप अपने मंत्रालय को लेकर आगे किस तरीके से काम करेंगे जिससे उम्मीदें जो आपसे की गई हैं, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने, उन उम्मीदों पे खरा उतर सके और मंत्रालय को लेकर कैसे काम करें? मंत्रालय में हम जितनी जो भी इंस्ट्रक्शन आगे से मिलेंगी उसको करेंगे और जो भी समाज की तरफ से हमें जरूरत महसूस होगी उसको करेंगे। हालांकि आप अपने क्षेत्र के मुद्दे को हमेशा सदन पे रखते आए विधानसभा में, लेकिन अब मंत्री बन चुके हैं तो आप संयोजक के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप दिल्ली की जनता के लिए क्या कहेंगे? दिल्ली की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि आज मैं मंत्री नहीं बना, समाज का हर आदमी मंत्री बना है। और किसी भी मतलब हमारे समाज के या किसी भी दिल्ली के नागरिक को मेरे मंत्री बनने से लेट डाउन नहीं होना पड़ेगा, ये मेरा वायदा है उनसे। और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के लिए क्या कहेंगे? वो तो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उनको लिए तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनका भरोसा तो खुद से दिया ही नहीं जा सकता। हिंदी खबर की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, हमने बात की दिल्ली कैबिनेट के नए मंत्री और पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद से। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि मेरे मंत्री बनने से चुनौतियां तो हैं, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि दिल्ली की जनता की चुनौतियों पर पूरा उतरूं। और आप संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया उसके लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली। और वहीं कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 125 से ज्यादा सीट जीतेंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। गुजरात विधानसभा तारीखों का ऐलान हो चुका और ऐसे में कांग्रेस ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया है चुनाव आयोग पर। बात कर लेना चाहेंगे, कांग्रेस के प्रभारी हैं गुजरात के रघु शर्मा जी हमारे साथ हैं। रघु जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में इस बात के लिए बोला कि चुनाव आयोग ने जो तारीखों का ऐलान किया उससे कहीं ना कहीं आप लोग संतुष्ट नहीं, हम संतुष्ट नहीं होने का सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि 2 राज्यों के चुनाव एक दिन परिणाम आएंगे, 7 हो रहे हैं, अलग अलग तारीखें क्यों घोषित की, ये जानना चाह रहे थे हम। और सवाल ये है कि अगर कारण ये बताया जाए कि मोरबी की दुर्घटना, तो मोरबी की तो 4 दिन पहले हुई दुर्घटना, 14 अक्टूबर को आपने हिमाचल के अनाउंस कर दिए, उसके बाद में 17 तारीख से कोड ऑफ कंडक्ट लगाया, तो कोई को कभी नहीं होता ऐसा, पहली बार हो रहा था। इसलिए हमारे मन में आया कि भाई बात करें ये क्यों हो रहा है, तो इसलिए इसमें कोई गलत नहीं है। जी, गुजरात में कांग्रेस कितनी तैयार है और कितनी सीटों पर जीत की पूरी तरीके से तैयारी कर रही है? 125 सीट जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। लोगों में भारी गुस्सा है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, चरम पे आज वहाँ कहीं सुकून है ही नहीं लोगों में, तो क्यों वोट मिलेगा बीजेपी को? 27 साल दे दिए उनको, अब कब तक? कोविड आया, कोरोना महामारी, 3 लाख लोगों की जान चली गई, सरकार बचा नहीं पाई उनको। इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर गरीब लोगों के लिए और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए नहीं। कांग्रेस का चुनावी मुद्दा क्या होगा और क्या मोरबी का केबल पुल गिरने से चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, मानवीय एक तरह से बहुत ये दृष्टिकोण से अगर बात करें तो ये हृदय विदारक घटना है, लेकिन लोकतंत्र में या पब्लिक लाइफ में जिम्मेदारियां भी तय होती है कि किसकी गलती से इतने लोगों की जानें चली गई। इसमें राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात है। आप लोगों का चुनावी मुद्दा क्या है? मैंने आपको इतने मुद्दे बता दिए, वो मुद्दे ही नहीं है। आम आदमी पार्टी लगातार वहां पे दौरे कर रही है, मुख्यमंत्री लगातार जा रहे कह रहे कि विकल्प में गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को चुनेगी, यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब सामने दिख रही है। मुख्यमंत्री तो हमारे भी जा रहे हो, आप उसकी तो नहीं पूछ रहे हो मेरे से। इतने से स्टेट के मुख्यमंत्री हैं और आप उनके बारे में इतना ज्यादा बड़ा सवाल कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं जा रहे जी। कोई जाए आए, लोकतंत्र में सब जाते ही है, चुनाव आता तो जाते ही है, जाना उनको चाहिए। परिणाम जब आएगा तब बात करेंगे भाई। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस पार्टी की। और किसकी? पूरा विश्वास है? यस।
चलिए देखिए, हमने बात की कांग्रेस के गुजरात के प्रभारी हमारे साथ थे रघु शर्मा। इनका साफ तौर पे कहना है सरकार तो कांग्रेस की ही गुजरात में बनेगी, भले कोई भी वहाँ पे दौरे क्यों ना करता रहे। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और वहीं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से हिंदी खबर ने खास बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबोहवा बेहद खराब हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार पर भी हमला बोला। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बेहद खराब श्रेणी में जा रहा है। बात कर लेना चाहेंगे दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आदेश जी, दिल्ली की आबोहवा बेहद खराब होती चली जा रही है, ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही गंभीर मसला है। दिल्ली में वायु प्रदूषण स्तर बहुत ख़राब स्तर पर पहुंचा, खतरनाक स्तर पर। ऐसे में हमें कदम उठाने की ज़रूरत है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पराली जलाने की घटनाएं नहीं रोक पाई हैं, इसीलिए ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसीलिए दिल्ली का वायु प्रदूषण खराब हुआ है। ऐसे में पंजाब में के मुख्यमंत्री का ये बहाना बनाना कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, ये सरासर गलत है। खुद पंजाब के अंदर केंद्र सरकार की ओर से 1347 करोड़ रुपए दिए गए, किसानों को पराली की जलाने की घटनाएं ना हो, उनको मदद की गई, लेकिन पंजाब सरकार ने किसानों को ये मदद नहीं मुहैया कराई। दूसरा, 24 घंटे में 3600 से ज़्यादा पराली जलाने की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पंजाब सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, जिसका खामियाजा दिल्ली के लोगों। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने मदद नहीं की, जिसकी वजह से पराली को जलाने के लिए किसान मजबूर हुए और केंद्र सरकार किसान विरोधी सरकार है और दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश करी, लेकिन पड़ोसी राज्यों से जो वाहन दिल्ली में आते हैं डीजल वाले, उसकी वजह से भी प्रदूषण हो रहा है। देखिए, सरासर झूठ बोल रहे हैं। पंजाब को 1347 करोड़ रुपए की मदद की गई है पिछले 2 सालों के अंदर। उन्होंने 1.25 लाख मशीनें खरीदी, जिसमें 11,000 मशीनें गायब हैं और बाकी मशीनें कहाँ गई पता नहीं लोगों को। तो एक बड़ा गंभीर मामला है। दूसरा, जिस तरह से दिल्ली के अंदर डीजल के वाहन आते थे और दिल्ली में पॉल्यूशन होता था, केंद्र सरकार की मदद से ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल जो बनाया, उसमें 60,000 वाहन जो दिल्ली से होकर गुजरते थे, दिल्ली के प्रदूषण वायु स्तर को खराब करते थे, वो ख़त्म किया है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन दिल्ली सरकार उसमें नाकाम। एक अलग सा सवाल है, गुजरात में तारीखों का ऐलान हो चुका है बीजेपी और आप आमने सामने दिख रही है। स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा आम रही है। आदमी पार्टी कह रही विकल्प के रूप में वो नहीं चुनेगी। देखिए, वो तो उत्तर प्रदेश में भी कहते रहे, जमानतें जब्त होके वापस आए वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से। तो देखते हैं आने वाले दिनों में प्रदूषण को लेकर क्या कुछ सियासत होती है और वाकई में गुजरात की जनता किसे चुनती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।